कि हमारे साथ वर्षा वर्मा जी जुड़ी है। वर्षा वर्मा जी उस परिवार में पैदा हुई जहाँ पे सोने का काम होता है। तो शायद काम करने से या पुरखों की सोने में लगे रहने से या हमारा आपके पुण्य के फल हैं वर्षा जी, जिसके कारण सोने का दिल हो गया है उनका। और ये सोने का दिल जब असीम निद्रा में कोई सो जाता है तो उस सोने के दिल वाली महिला पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे किसी भी तरह की मृत्यु के बाद की जो आवश्यकता होती है, उसको एम्बुलेंस भेजना, उसका दाह संस्कार करना, ये सारा सिर्फ वही कर सकता है जो हमारी वर्षा वर्मा जी जैसा हो। मैं स्वागत करता हूँ और मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, वर्षा जी खुद बताएंगी और हम लोग, आप भी दर्शकों अभिभूत होकर सुनिए। वर्षा जी जैसा बनने की प्रेरणा लीजिए, वर्षा जी से सीखने की प्रेरणा लीजिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत, शुक्रिया। तो वर्षा जी, ये आपकी यात्रा है जो ये पुनीत कार्य कभी न कभी कहीं कहीं से प्रारंभ हुआ होगा, कैसे प्रारंभ हुआ? ये आप बखूबी कह सकते हैं इसे कि ये शुरुआत एक बचपन से है। जो बचपन से जो बीज बोया जाता है वही आगे चल करके मुझे लगता है कि एक बड़े पेड़ का रूप लेता है और वही छाया देता है। तो आप कह सकते हैं आराम से कि इसको बचपन से ये बीज अपने परिवार को देखा, मैंने अपने माता पिता जी को देखा इन सारी चीज़ों में। सेवा भाव मैंने सदैव देखी, बस थोड़ा सा ट्रैक हटके है हमारा, बस सेवा भाव मैंने अपने परिवार में देखा और उन्हीं चीज़ों को मैं आगे लेकर के गई, एक अलग अलग रूपों में। जितना सेवा भाव आपके माता पिता करते रहे उससे आप एक कदम आगे कि जिंदा व्यक्तियों की सेवा करने के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत लोग करते भी रहते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत आपने सेवा करना शुरू किया, वो भी लेडी होके। जहाँ घर परिवार में कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो लेडीज को दूर रखा जाता है, जाने नहीं दिया जाता है कि कमजोर दिल है, उनको परेशानी हो सकती है, इमोशनल थोड़े ज़्यादा होते। तो मैडम, कैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने दिल को, इतने मुलायम दिल को इतना सख्त बनाने की जो है क्या प्रक्रिया रही और कैसे आप कामयाब हुए? जो आपने कहा ना कि कैसे अपने आप को आपने कंट्रोल किया या कठोर किया, तब हम इन कार्यों में आ पाए। ममता नहीं होती है एक महिला, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन हुआ करता होगा जब महिलाओं को क्रेमेशन सेंटर में नहीं भेजा जाता है। उसी को अगर एक महिला मजबूती बना ले, उसी को अपनी ढाल बना ले और फिर मैदान में उतर जाए, वो करने के लिए जो जल्दी कोई नहीं कर रहा है या जो अजीब है लोगों के लिए या जो मन में उसने ठानी है। देखिए, कोई भी प्रथा अगर बहुत समय से चली आ रही है तो मुझे लगता है कि और उसमें अगर बदलाव की जरूरत है तो किसी एक को पहल की जरूरत करनी पड़ेगी, तो वो पहल मुझी से क्यों ना हो। मुझे याद पड़ता है कि 13-14 वर्ष की आयु से मैं इन सेवाओं में हूँ और जो सड़कों पे जो असहाय लोग मुझे देखते थे तो उनको 13-14 वर्ष की आयु में छोटी सेवाएं होती थी। ऑब्वियस है ना, उस समय कोई स्रोत होता था ना, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग थे ऐसा तो चीजें, लेकिन जब धीरे धीरे आप करते रहते हैं तो उसमें परिपक्व हो जाते हैं। तो 13-14 वर्ष की आयु में जब मैंने सेवाएं शुरू की, मुझे याद पड़ता है कि डेस्टिट्यूट लोगों को देखते थे तो जो मन में भाव आता था कि इनको किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए। वो धीरे धीरे मदद पहुंचाना, अस्पताल में उनको हॉस्पिटलाइज करना, उनका जो दैनिक जो कार्य होते हैं उनके लिए कपड़े का इंतजाम करना, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना, ये सारे इंतजामात के बाद आपके पास जो सेवा के बाद जो सबसे बड़ा जो आप कमाते हैं वो होता है एक अटैचमेंट, एक बाउंडिंग कमा लेते हैं आप उन अनजान व्यक्तियों से। फिर वो अनजान नहीं रहते हैं, फिर उनमें आप भाव देखते हैं और वो भाव आप ये सोचिए कि सेवा के बाद यदि ठीक हो गए तो आश्रम उनको भेज दिया गया या कहीं शेल्टर होम में हम लोग भेज देते हैं, और इन केस वो नहीं ठीक हो पाए तो ऑब्वियस है कि उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु जब उनकी उस समय हो जाती थी तो एक चीज मन में हमेशा कचोटती थी कि
जो अब इनका जो लास्ट राइट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट होता है, तो वो एक मलाल रह जाता था कि इतनी सेवा के बाद में वो लास्ट राइट मुझे मिलना चाहिए, और जब वो नहीं मिलता था फिर उस पर वर्कआउट स्टार्ट किया, और बहुत मशक्कत आई क्योंकि इसका बड़ा लेंदी और बड़ा लीगल प्रोसेस होते हैं और बहुत रिस्की है ये बहुत आसान लगता है कि और लोगों को इनफेक्ट ये लगता है कि हमने सड़क पे किसी बॉडी को देखा, मैंने उठाया और जाकर के क्रिमेट कर दिया। ऐसे नहीं होता है, ये बहुत लीगल प्रोसेस है, और इसमें इनफेक्ट इन्हीं लीगल प्रोसेस में अगर मैं कागज से मजबूती ना रखूं तो मेरे ऊपर 1-2 केसेस भी चले हैं किसी केसेस को लेकर के, तो कागज की मजबूती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस इस तरह से आया, और मैंने आपको बताया कि वही ममता मई मन को कठोरता में बदल के फिर मैं इस फील्ड पे आई और इन सेवाओं को एक रूप देने लगे। देखिए, अगर ये लीगल मैटर होता है लिटरली, और वो भी जो है एक गंभीर लीगल मैटर होता है अगर आपका है, तो ये तो आपका साहस है, और फिर धीरे धीरे लोग जान जाते हैं, पुलिस वाले भी जान जाते हैं कि मैडम का एटीट्यूड जो है दूसरा है, मैडम का तरीका दूसरा है, मैडम का कारण दूसरा है। तो शायद वो आपके साथ अभी वो दुश्वारियां नहीं आती होंगी, लेकिन कोई नया करे तो वो तो इसके साथ आएगा कि ये मोटो क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों किया। पर जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसके आर्थिक स्रोत आपके पास कहाँ से रखते हैं? आप पैसा स्वयं खर्च करती हैं? स्वयं कोई कितना करेगा, कहाँ तक करेगा? एक बात बताती हूँ, मेरी संस्था का नाम है एक कोशिश ऐसी भी, जिसकी टैगलाइन है कि किसी भी वास्तविक सेवा के लिए संपर्क करें। तो हमारे पास न सिर्फ इन कार्यों के लिए लगातार मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसमें हमने 11 बच्चियों की एजुकेशन गोद ले रखी है, हमें उसमें पैसे की लगातार हर महीने फीस सबमिट करनी होती है, उसमें जरूरत पड़ती है। अलग अलग अस्पतालों में हमारे सेशन चलते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज और जो उनकी मम्मियां होती हैं उनको एक हाइजीन किट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर हफ्ते, उसी में 40 से 50 मिनट का एक सेशन लेती हूँ, जिसमें हम हेल्थ के ऊपर, हाइजीन से रिलेटेड, सैनिटरी नैपकिन के यूज और मिसयूज, इन सारी चीजों से के बारे में उनको गाइडेंस, ब्रेस्ट फीडिंग्स के सही तरीके, ये गाइडेंस, इन सब में पैसा लगता है। मतलब आप ये समझिए कि एनजीओ का कोई भी स्टेप है तो ऑब्वियसली कि उसमें पैसा लगना है। अब ये पैसा आता कहाँ है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तो मुझे बहुत कई वर्ष हो गए हैं कार्य करते हुए, एक अपना मेंटेन हो गया है, मार्केट में लोगों को चाहते हैं, लोग जेन्युइन सेवा जा रही है एक कोशिश ऐसी भी के तहत, और लोग इसलिए शायद आसानी से जुड़ जाते हैं। तो फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे उन्हीं लोगों से आता है, मैं गवर्नमेंट से अभी कहीं से नहीं लेती हूँ, लेकिन जो लोग मेरे काम की वैल्यू को जानते हैं, जिन्हें पता है मेरे कार्यों की वैल्यू, वो लोग मुझे डायरेक्टली मदद करते हैं। या जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी केस आया, चाहे वो रेप केस आया या जो मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, बच्चियां मिलती है मुझे सड़कों पे, उनको उठा करके उनको शेल्टर होम, उनको अपनी जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाना, सारी चीजें मैं उनको, आज दोपहर में मान लीजिए मेरे पास केस आया है, शाम होते होते मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं उन केसेस को वायरल करती हूँ, उनको सोशल मीडिया के थ्रू। जब वो केस वायरल होता है, मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, 3-4 बनी हुई है, तो उसमें आप मान के चलिए कि मुझे लगता है 1000 व्यक्ति जुड़ा होगा। 1000 व्यक्ति के पास लगातार डेली मेरे अपडेट जाते हैं, और अलग अलग, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी ये सारी चीजें जब जाती हैं, स्टोरी वायरल होती है, तो उन्हीं में से कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसको लगता है कि इस सेवा में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड बड़े बड़े ऑपरेशन। अभी मेहरा जी का हमने 3 स्टेंट पढ़वाए थे, उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए का खर्चा आया था, और विश्वास जानिए जब मैं वो केस करने जाती थी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, और 15 दिन के अंदर उनको वो 3 स्टेंट डलवाए हैं, उनके लिए वो सारा पैसा आया है। तो वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही चीजें होती हैं, लोगों को पता चलता है कि ऐसे केसेस हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं, केसेस अडॉप्ट करते हैं, तो चीजें इस तरह से हो जाती हैं। तो दर्शकों इतना पुनीत कार्य कर रही है हमारी प्यारी सी वर्षा जी, तो हम चाहेंगे कि सब रंग के दर्शक भी हमारी वर्षा जी के साथ जुड़े और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें, और स्वेच्छा से दे। आपको लगता है तो दीजिए, किसी तरह का कोई आग्रह मात्र रहेंगे
तो लेकिन अभी आप देखिए कि इतने बड़े काम में इतने छोटे से पैसे से अगर आप सहभागी बन सकते हैं तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, जगह के लिए और आप अपने स्वयं के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं। आप वर्षा जी को नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को दे रहे हैं, स्वयं के लिए सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे हैं। तो मैडम जैसे एम्बुलेंस है आपके पास, तो कितनी एम्बुलेंसेज है आपने अपना परचेज कर रखा है या आपने पैनल बना रखा है, उस पैनल के थ्रू जो है एम्बुलेंसेज आती हैं आपकी? जब कोविड के समय मैंने ये एक नई सेवाएं स्टार्ट की थी कि निशुल्क एम्बुलेंस और निशुल्क शव वाहन की सेवाएं, ये कोविड के समय स्टार्ट की थी जब एक जरूरत आन पड़ी थी। मैंने अस्पतालों के बाहर देखा कि एक जबरदस्त नीड है, लोग जो वहाँ पे जो एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत मोटी रकम के लिए बात करते थे कि 4.5 किलोमीटर के लिए 10,000 15,000। तो आई रियलाइज की सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है इस समय की, तो वो सर्विसेज मैंने उस समय स्टार्ट की थी। और मुझे एक एम्बुलेंस जो माननीय आशुतोष टंडन जी हैं उन्होंने गिफ्ट की थी, और वो जिस भाव के साथ उन्होंने गिफ्ट की थी वो एम्बुलेंस 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा अब वो चल चुकी है, चूंकि पूरी यूपी को कवर कर रही है। उसके बाद ऐसे ही हमारी 2 बड़ी संस्थाओं ने भी हमें अप्रोच किया और हम लोगों ने मिल करके फिर वो एम्बुलेंस ली। तो 5 एम्बुलेंस जो उस समय हमारी रेंट पे चलती थी, वो 5 एम्बुलेंस एक समय आया कि वो मेरी खुद की है, जिसमें से 2 अब जर्जर हालत में है, 2 तो नहीं चल पाती क्योंकि लगातार चलती हैं। 3 हमारी ठीक हालत में है जो निरंतर चल रही है और पूरे यूपी को कवर करती हैं। जो हमारे एक मॉर्चरी के बाहर रहती है एम्बुलेंस के साथ ही, वो मॉर्चरी से हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, और बाकी राम मनोहर पे एक लगी रहती है और एक केजीएमयू पे लगी रहती है। क्योंकि ये अस्पताल ऐसे हैं कि बड़े से बड़ी बीमारियों का जो लंबे इलाज जो चलते हैं वो यहीं से पेशेंट जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज शव वाहन है, ये पूरी तरह से निशुल्क पूरे यूपी में जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए। अगर कोई किसी के पास पैसे हैं तो उनके लिए हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बाहर की सर्विसेज यूज कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस है और लखनऊ से पूरे यूपी को कवर करती है। मैं अपने टीम से कहूँगा वर्षा जी का प्रोजेक्ट है, ये दशरथ माझी हैं लेडीज, और जिस काम को ये कर रही हैं वो काम आसान नहीं है। एक अकेली लड़की, और देखिए कारवां तो जुड़ता रहता है, प्रयास आपने किया अकेली 14 साल की उम्र में। सचिन तेंदुलकर भी 15 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने आए थे और ये 14 साल की उम्र से लगी हुई है। देखिए एक पुनीत कार्य, और मैं तो वर्षा जी से ज्यादा जो है इनके हस्बैंड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनको ये सारे कार्य करते रहने दिया। नहीं, आजकल मेल डोमिनेटेड परिवारों में, और इनका पूरा परिवार, न सिर्फ पति, इनकी सास ससुर सबने एक्सेप्ट किया और प्यार से एक्सेप्ट किया। प्यार का अगर सहारा नहीं होता तो कोई महिला ऐसा नहीं कर सकती है। और खास बात यह कि मैडम मैं चाहूँगा कि अगर कुछ लोगों के नाम जो आपके सहयोगी रहे हैं, अगर आप उनका नाम लेना चाहें। बिल्कुल, ये बेईमानी होगी, मैं अगर 1-2 नाम ले लूंगी तो बिल्कुल बेईमानी होगी, तो मुझे इस उसमें स्थिति में मत डालिए आप। और हाँ बस, लेकिन एक बात बहुत दिल से धन्यवाद मैं सभी का करना चाहती हूँ, चाहे कोई मेरे साथ इतना जुड़ा हो या बहुत ढेर सारा जुड़ा हो, फाइनेंशियली जुड़ा हो, इमोशनली जुड़ा हो, या किसी भी रूप में अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी वजह से ही हमारी सारी चीजें, सेवाएं हम इतने अच्छे मन से दे पाते हैं। और थैंक यू सो मच कि, और इसमें इनफैक्ट मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। अलग अलग जगहों से हमें कॉल आती है, अलग अलग जगह से लोग अप्रोच करते हैं, तभी ये सारी बातें आप तक पहुंच पाती हैं। तो हर छोटे व्यक्ति का, परिवार का हर कदम पे साथ है, हर लम्हे का, पूरी कायनात का इसमें हाथ है। और मुझे लगता है कि उन्हीं वजहों से सारी चीजों को काम में मैं अंजाम दे पाती हूँ। सभी का दिल से शुक्रिया। अच्छा, एक मैडम चीज रह गई और जरूरी भी है आपसे पूछना कि सरकारी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, एनजीओ को बहुत तरीका होता है पैसा मिलने का, तो आपने कभी सरकार से पैसा लेने के लिए आवेदन किया या सरकार में ऑफर आया?
चलिए बहुत बढ़िया बात बताते हैं हम आपको। जब मैंने 14 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में जब कार्य शुरू किए तो मुझे नहीं पता था कि आगे का अंजाम क्या होना है। अपने दादा की, अपने दादी की सेवाएं करते हुए भी मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद एक बड़ा हमारा एक बड़ा रूप होगा इन चीजों का। हाँ एग्जैक्टली, मैंने अपने दादा दादी की बहुत सेवा की है और वही चीजें हमारे ब्लड में है, सेवा भाव ब्लड में है और ये ऊपरी मन से नहीं आ सकती हैं चीजें। तो वो मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग पीरियड है या फिर आगे उस वर्ष से आप 10 वर्ष और आगे ले लीजिए सेवाओं का। तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इन सेवाओं को एक रूप देना पड़ेगा या मुझे एक नाम देना पड़ेगा या एक संस्था का नाम देना पड़ेगा। तो जब मुझे वो भी सारी चीजें आइडिया नहीं था, जिस चीज की जिस लम्हे मुझे जरूरत आन पड़ी मैंने उन चीजों को डेवलप करते गए और कार्य को आगे अंजाम देते गए। तो अभी आप सवाल बारे में क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि सरकारी मदद एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें होती जा रही हैं और हमारे काम चलते जा रहे हैं। जब अभी मुझे रिसेंटली जरूरत आन पड़ी तो मैंने ATG कराया अपना। अभी शायद किसी को पता नहीं कि मैंने अपना संस्था ट्रस्ट बनाया या सोसाइटी बनाई? सोसाइटी है, NGO है हमारा। तो या तो अगर ट्रस्ट होगा या सोसाइटी नहीं, सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी। नहीं, अब इसमें मुझे टेक्निकली मैं इसमें नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं पेपर वर्क में हूँ मैं, मेरे सारे पेपर मजबूत हैं। मेरे वहां पे NGO के भी सारे पेपर्स मजबूत हैं। और मैं आपको बता दूं अगर दिन में मैं 5 केसेस करती हूँ तो 5 केसेस की आपको 5 अलग फाइल मिलेगी, क्योंकि मेरे ऊपर कई अलग तरीके के केसेस चल रहे हैं। तो अगर मैं पेपर वर्क में मजबूत नहीं रहूंगी, लीगली अगर मैं स्ट्रांग नहीं रही तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पेपर वर्क मेरे बहुत सारे मजबूत हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है मैडम कि सेवा भाव में भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें उसके बाद भी पेपर वर्क कितना करना रहता है? 100%। देखिए लीगल मैटर है, बॉडी डेड बॉडी का है। अगर अभी किसी जिंदा व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी तो एटलीस्ट आप बता पाएगा, वो व्यक्ति बता पाएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। डेड बॉडी नहीं बता सकती है, तो वो और ज्यादा। मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि इसमें मेरे कार्यों में और पेपर वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है और किसी ने मुझे कॉल की कि ऐसा ऐसी बात है, वहां पे एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया, उठाया और जाकर के क्रिमेट कर दिया। पहली बात तो ये प्रोसेस ही नहीं है। अगर मुझे कहीं पे डेड बॉडी मिलेगी तो उसका प्रोसेस ये है कि मैं जिस एरिया में वो बॉडी मिली है मुझे थाने पे इन्फॉर्म करना होगा, पहले उस बॉडी को बिना टच किए हुए। पहले मुझे थाने को इन्फॉर्म करना है। थाने से जब पूरी टीम आ जाएगी, उनके सामने पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरा फोटोग्राफी होगी, पूरी डिटेल दी जाएगी। उसके बाद में वो बॉडी मुझे नहीं मिलेगी, वो थाने वाले लेकर के जाएंगे, वो एरिया का जो थाना है वो लेकर के जाएगा। उसके बाद में उस बॉडी को मॉर्चरी में रखवाया जाएगा। उसकी जो तस्वीरें खींची गई है उसको साझा किया जाएगा। 72 घंटे के लिए एक नोटिस विद फोटोग्राफ वायरल की जाती है उसी एरिया में। अगर उसका कोई वारिस आ जाता है और तो वो बॉडी उसको सुपुर्दगी मिल जाएगी। अदरवाइज फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद में फिर मुझे बुलाया जाता है, फिर मेरी गाड़ी लगती है, फिर मैं जाकर के क्रिमेट करती हूँ। तो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप वो काम करते हुए कुछ ऐसा बॉटलनेक लगा कि ये सरकार जबरदस्ती कलाल की तरसाई कर रही है। कृष्ण जी पे उंगली नहीं उठी थी, राम जी पे उंगली नहीं उठी थी, वो तो सब नेक ही कार्य कर रहे थे ना। उंगली सब पे उठती है सर। उंगली उठती है, हाँ। लेकिन एक नियम कानून में कुछ सरलता की आप अपेक्षा कर रही है। ये सरकार को हमारी ओर से सलाह है हाँ, इस तरह उसके लिए आप कह सकते हैं इस तरह के पुनीत कार्यों में कम से कम बाधा। इन्हीं कार्यों में मेरे ऊपर अंग तस्करी का आरोप लगा है। चाइल्ड लाइन का एक केस चल रहा था, खैर वो खत्म हुआ है अभी तो। और कई अटैक्स हुए हैं। तो देखिए आप सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, सिक्के के दूसरे हमारे इन कार्यों से कोई मुझ पे अटैक क्यों करवाएगा? एग्जैक्टली। अब आपने सिक्के का एक पहलू देखा, मैं दूसरा पहलू बताती हूँ आपको। अब जो मैंने कोविड के समय निःशुल्क शव वाहन चालू कर दिए, मैंने एक अपने सेवा भाव से चालू किए। नहीं 5 गाड़ियां लगवाई, 5 अलग हॉस्पिटल्स को कवर कर रही थी हमारी गाड़ियां। 5 गाड़ी, अगर मिनिमम एक गाड़ी एक दिन में 15 केस हैंडल कर रही है और बाहर वाली गाड़ियां एक केस का 10 से 15 हजार रुपए ले रहे हैं,
तो 15 अगर एक गाड़ी हैंडल कर रही है तो हमारी 5 गाड़ियों ने कितना, जरा सा इंटू करके बताइए कि 5 गाड़ियों ने कितने केसेस हैंडल किए, उनके ऊपर फाइनेंशियली कितनी बड़ी पेट पे लात पड़ी। वो नहीं अटैक कराएंगे तो कौन कराएगा सर? तो दूसरा पहलू ये था जो किसी को एहसास ही नहीं होता है। पहलू आप बेस्ट पहलू के अलावा दूसरा पहलू भी तो है। जबकि उस जमाने में तो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे भाई साहब बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, हमने कहा भर्ती हो जाओ अस्पताल में, और बड़ी मुश्किल से अरेंज, सेकंड वेव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाया। अब हॉस्पिटल में जब वो गए तो हमने पूछा कि जो है टाइम लगता है भर्ती करने में, तो बोले कि 4 रिश्तेदार सहित 5 आदमी की बॉडी अगर निकली तो हम कहा कि जो ऐसा करो तुम घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो पत्थर लगा हुआ है। तो उस समय जहाँ पे लाशों की कोई कमी नहीं है उसमें भी लूटमार, ये तो विडंबना है। बिल्कुल, कफन बिक रहे थे, समय बिक रहा था। सब अच्छा, ऐसा हो कि चलो कम बॉडी निकल रही है, आप फ्री निकल दे रही है, यहाँ तक तो सही। आप भी 15 चक्कर मारना चाहो तो आप भी 15 मार सकते हो, हम 15 मार रहे हैं, तीसरी गाड़ी होती वो भी मारती। मौत का बरसात हो रही थी, मृत्यु का नंदा हो रहा था। खैर ये मानवीय तरीका है, वो भी सोच रहे थे अपनी जान अकेली पे लेके आए थे कि 15,000 रुपया कमाएंगे ड्राइवर से, कहीं न कहीं से होता। हर व्यक्ति ने अवसर को, आपदा को अवसर में बदला ही था, हर व्यक्ति ने बदला था उस समय। और खैर अवसर को आपदा ने आपदा, लेकिन पता है मैं इसमें भी बहुत पॉजिटिव देखती हूँ, हम उन कार्यों को कर पाए क्योंकि लोगों ने खुले मन से खुले हाथों से मदद की। नहीं मुझे मदद करते तो मैं भी नहीं कर पाती। तो हम तो इसमें भी बहुत पॉजिटिव देखते हैं कि लोगों को सिर्फ वो दिख रहा था कि आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग दिख रहे थे, तो मुझे तो ये पूरा दिखाई दे रहा था कि मुझे इतने लोग मदद कर रहे तब जाके मैं मदद कर पा रही। तो मुझे तो उसमें बहुत पॉजिटिव नजर आया। एक बहुत छोटी बच्ची होती है 14 वर्ष में, और वो धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। तो जब महिला बड़ी होती जाती है और घर स्कूल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती है, वो कहीं अधिक एक्सपोजर में रहती है, कहीं अधिक लोगों से उसको मिलना पड़ता है, कहीं अधिक लोगों से बात करना पड़ता है। तो एज ए महिला आपने निगाहें महसूस किया होगा अपने वतन पे, कितना, कहाँ, कैसे, क्या ये लगातार एक पीड़ा का सबब बनता रहा या उससे ओवरकम कर गई बहुत जल्दी अवस्था? मुझे लगता है किसी लड़की को, किसी महिला को तोड़ना हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि कुछ ऐसी बात कह दी जाए ताकि वो महिला टूट जाए, वो लड़की टूट जाए और घर पर बैठ जाए। लेकिन अगर कोई लड़की उसी को अपना हथियार बना ले, शार्प कर ले और मैदान में आ जाए एक पक्के और मजबूत इरादे के साथ में, तो फिर कोई भी चीज बहुत मायने नहीं रखती है। और मैं आपको बताऊं, जो आप जो पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड तो कोई बहुत ऐसा वाकया मुझे नहीं याद पड़ता है, लेकिन हाँ जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरी सेवाएं हैं, उनमें एक प्रॉब्लम बहुत आती है। जब मान लीजिए बॉडी की बात अगर हम छोड़ दें, हम पेशेंट को भी उठा करके उठाना उनके फ्लैट से या उनके घरों से, सीढ़ियाँ उतारना, फिर लोड करना उनको एम्बुलेंस में, और इन सब में बहुत पार की जरूरत होती है, उनको उठाना। और मुझे आपको हाँ, नहीं, कुछ अखरता नहीं है। मुझे गुस्सा इस बात की आती है, इनफेक्ट मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रही थी, वहां पे जो पुरुष वर्ग है, करना उसे चाहे कुछ ना आ रहा हो, उन्हें टेक्निक नहीं पता। देखिए मैं आपको बताऊं, हर चीज में पावर नहीं लगती है, टेक्निक की ज्यादा जरूरत होती है। और करते करते जब 14 वर्ष की आयु से हम कर रहे हैं, अभी एक बड़ा लंबा समय है कि जब चीजों कर चुके हैं, तो मैं टेक्निक अप्लाई करती हूँ। ये पावर की बात यहाँ पे है ही नहीं। लोगों को लगता है यहाँ पे पावर की जरूरत है, नहीं, ये टेक्निक की बात है कि जब आप लिफ्ट कर रहे हैं या किस पोस्चर में कैसे होना चाहिए, या बॉडी उठा रहे हैं या किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को उठा रहे हैं, तो उसके सेंटर बैक पे अगर हम हाथ लगा करके लिफ्ट करेंगे तो वो आसानी से उठ जाएगा। किसी हर चीज को आप ऐसे उठा नहीं सकते, तो उसमें टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो जब उस समय कोई पुरुष वर्ग मतलब कर तो खुद भी नहीं रहे, आप खुद भी करे, अरे मैडम आप रहने दीजिए मैं कर देता हूँ, और करना आपको है नहीं, क्योंकि ना
पार आप अपनी यूज नहीं करना चाहते, टेक्निक आपको पता नहीं है, तो वो मेरे लिए बहुत अजीब होता है। और मुझे मैं थोड़ा सा रूड इन्फेक्ट हो जाती हूँ कि आप करिए, हम आपको तो नहीं मना कर रहे, आप हमें मत मना करिए। देखिए आप करिए, हम आपको नहीं मना करेंगे, लेकिन एक आदत होती है लोगों की, अगर भीड़ में खड़े हैं तो वो स्वयं ना करे ना करे, लेकिन वो हमें जरूर मना करेंगे। बीइंग द लेडी आप नहीं उठा पाएंगी, आप कैसे उठा लेंगी? भाई देखो और मुझे से सीख लो, आप देखो और मुझसे सीख लो, तो आगे आप भी जरूरत पड़ेगी। और मैं एक कड़वा सत्य आपको बताती हूँ, एक्सीडेंट में कोई पड़ा होता है, सैकड़ों केसेस के बारे में बता पा रही हूँ, आक्रोश है इस बात का मेरे अंदर, कि कोई पड़ा होता है और इंसान जा रहा है, उसकी निगाह नहीं पड़ती है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं खड़ी हो जाए या A to Z कोई महिला खड़ी हो जाए, उसके बाद में वहां पे भीड़ लग जाती है, फिर वहां पे सारे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि महिला गिरेगी तो उसकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन हाँ कोई भी पड़ा हुआ है, XYZ कोई भी व्यक्ति पड़ा है और आपको तब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप वहां पे कोई महिला जाकर के मदद करने पहुंच जाएगी, तब आपको वो डेड बॉडी या वो पेशेंट या वो गैंग्रीन पेशेंट, वो कोई भी दिख जाएगा। ये सारी चीजें, यही बदलाव की जरूरत है। एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, हम हर डिसएडवांटेज में एडवांटेज ढूंढ लेते हैं और अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। इस यही सीख रहे हैं हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक प्रेमा परमार्थ आश्रम करके हम लोग चलाते हैं, सिमिलर नेचर का काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आए पढ़ के, वो लोग कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और मदद मिलती है और बहुत अच्छे से मिलती है। पूरा एक चाका ब्लॉक इलाहाबाद में हम लोगों ने छोटी सी जमीन पे शुरू किया था, आज पूरा गांव हमारा है, जितने लोग रहते हैं फर्क पड़ता है। जब आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अच्छे कार्य में रहेंगे, तो आपका आस पास का लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा, लोगों का व्यवहार बदलेगा और उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आती है और वो नेक कार्यों में तब्दील होती है। अच्छा, हमें ये भी एक लगता है, मेरा अपना अनुभव होता है कि कोई आदमी बेसिकली बुरा होता नहीं। अगर आप कोई भी बुरा आदमी है, कैसा भी आदमी है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पड़ोस में कर रहे हैं, उसके जिले में कर रहे हैं, वो आपसे सहयोग के लिए आ ही जाता है, आ जाएगा। और आप बहुत से बताएंगे ऐसा है वो ऐसा, लेकिन आपको आपका अनुभव मैं चाहूंगा कि लोग जाने, बहुत सारे लोग जिनके बारे में आप सोचता है, समाज सोचता है ये अच्छे नहीं, लेकिन आपके साथ बिल्कुल 100% होता है। देखिए हर सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने बताऊं आपको, जो सेकेंड वेव में जब ये व्हाट्सएप पे वायरल हो गई चीजें कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने वो लाशें छुपाने के लिए, लाशों की संख्या ना पता चले, और इसलिए उन्होंने वो ब्लू कलर के प्लास्टिक से ढक दिया है बैकुंठ धाम। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को और समझो कि आप समझिए कि आपके घर का कोई व्यक्ति, किसी की डेथ हुई है और बैकुंठ धाम पे जगह नहीं है, सड़कों पे क्रिमेशन अगर कर देंगे तो आप पे क्या बीतेगी। लास्ट राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट होता है। सड़कों पे क्रिमेशन नहीं किया जा सकता है, आपके परिवार के डेड बॉडी की डिग्निटी मेंटेन रहे, इसलिए उसको एक बाकायदा आनंद फानंद में सारा, जब कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी मार्केट बंद है, जल्दी से जल्दी क्या बेहतर बेस्ट तरीका किया जा सकता था वो गवर्नमेंट ने की थी। और उस समय क्योंकि मैं पूरा दिन फील्ड पे रह रही थी, और किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को अगर बुरी स्थिति में लास्ट टाइम उसका देख लेता, वो जीवन भर ना सरकार को माफ कर पाता, ना स्वयं को माफ कर पाता, और ना इस कोरोना के काल को माफ कर पाता, ना भूल पाता। तो ये आप सोचिए कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा स्टेप लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ नजरिए की बात होती है कि आप हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हर अच्छी चीज में कुछ बुरा ढूंढ लेते हैं। तो आप वहां पे 100 कर्मचारी नए लगाए गए थे, 100 कर्मचारी जो आपके लिए भगवान की तरह हेल्पिंग हैंड बने हुए थे कि बॉडी आती थी, वो 4 बंदे तुरंत गाड़ी के पास आते थे। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोरोना की बॉडी थी, परिवारजनों को अलाउ नहीं था, वो लोग छू नहीं रहे थे, कुछ अलाउ नहीं था उस वजह से, और कुछ डर के मारे से नहीं छू रहे थे। मेंटल अटैक जिनके ऊपर भाई डर का होता है, तो वो फिजिकली भी होता ही होता है। तो जब नहीं छू रहे थे तो वो 4 बंदे तुरंत आते थे, वो क्रिमेट कर देते। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव देखिए, लकड़ी मुफ्त थी वहां पे, 1 रुपया किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। तो आप पॉजिटिव साइड भी तो देखना चाहें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कभी ऐसा हुआ कि वो समय चल रहा था एपिडेमिक का, कोरोना का समय चल रहा था, कभी आपका छोटा बच्चा आके आप बाहर जा रही हैं
और मालूम है उनको मेरा आप किस लिए जा परिवार रहे है। हैं। हाँ, कभी कभी छोटा बच्चा आपके साथ दिखता, बोला मम्मा आ जाओ। अच्छा, मेरी बिटिया की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जी, थोड़ा उस समय हस्बैंड पैनिक हो रहे थे क्योंकि उनको भी ये लग रहा था कि भाई परिवार है। असल में पैनिक ऐसे नहीं होते, वो भी नहीं होते। जो न्यूज वायरल हो रही थी बीबीसी से लेकर के, मुझे लगता है सब सब चैनल्स पे लगातार क्लिपिंग्स वायरल हो रही थी। तो जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों की जब फोन कॉल आ जा रही थी कि आज देखो वर्षा ने मास्क नहीं लगाया, आज वर्षा ने पीपी किट नहीं पहनी है, क्या जरूरत है इनको ये काम करने की जब उनके अच्छे खासे फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, हस्बैंड पीडब्ल्यूडी में है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये चीजें फिर आपको पैनिक कराती हैं, स्वयं से आप नहीं होना चाहे तब भी कराती हैं। इस मामले में हम अपने पिताजी को कहेंगे कि पापा इतनी सारी फोन कॉल्स के बावजूद भी पापा हमारे पैनिक नहीं हुए, और सबसे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी उस समय उभर के आए, और जिनके सपोर्ट की वजह से, जिनका एक इशारा मात्र होता था कि बेटिया जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक दिशा में कर रही हो, अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम ये इस समय यही सेवाएं जरूरी है तो जस्ट गो फॉर इट। तो अगर पिताजी का सपोर्ट पिताजी का सपोर्ट है। हाँ, नहीं, बिटिया ने हमें कभी नहीं रोका, कभी नहीं। बल्कि मैं आपको इसका पॉजिटिव साइड बताऊं, कुछ आप मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं, उस समय ये सबसे बड़ा सवाल पूरी मीडिया मुझसे ये करती थी कि कभी आपको डर नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको हुआ तो आपकी फैमिली भी सफर करेगी, आप तो जुनून में कूद पड़ी है। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहती थी, यही सेवाएं हमें बचाएंगी, यही सेवाएं हमारे परिवार को बचाएंगी। और विश्वास जानिए, ना मुझे एक छींक आई, ना मेरे परिवार को एक छींक आई। ऐसे तो मुझे लगता है कोई परिवार नहीं। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात किया कि इतनी बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज जिससे दुनिया हार गई, वो वर्षा जी को नहीं हरा पाया, और इनके फेथ को नहीं हरा पाया, इनके परिवार के फेथ को नहीं, इनके परिवार को नहीं हरा पाया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये प्रेरणा भी है। लेकिन आपकी बातें सुन के आप नहीं डरी होंगी, आपका परिवार नहीं डरा होगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, वही फिर अगेन मेरे अपने भाई का। तो उसको कोविड हुआ, हम लोग हरिद्वार में थे। हरिद्वार में ये हुआ कि अस्पताल में उसको भर्ती करना है। तो हम लोग, मैं बोला कि मैं निकल रहा हूँ, और साथ देखिए कि मेरा ड्राइवर भी तैयार हो गया कि मैं भी चलता हूँ, मेरा बेटा भी तैयार हो गया कि मैं भी चलता हूँ। हमसे कहा गया कि सिगरेट पी के राजू भाई तो अपन फेफड़ा ऐसे ही खराब करके बैठे हो, तो तुम जा रहे हो, लेकिन बबलू भाई तो बच जाएंगे, तुम नहीं बचोगे। तो हमने सोचा, और मैं धन्यवाद भी देता हूँ अपनी भाई को, कि हमें भी लग रहा था कि आई विल नॉट कम बैक। तो मैंने जाते समय वही कार में बैठे हाथ लगने आई, तो मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको हम पास बुला के गले लगा दिए, जैसे लास्ट हग वाली बात होती है। लेकिन अब ईश्वर की बात सुनिए कि ईश्वर ने क्या किया। ईश्वर ने ये कहा कि जो है, नजीबाबाद हम पहुंचे थे हरिद्वार से, तो उसी समय ये घटना हुई जो बताया कि 4-5 लाशें निकल चुकी हैं, जिसमें से 4 अपने रिश्तेदार हैं। तो फिर हम कहे तुम वापस जाओगे, मत भर्ती हो, हम ऑक्सीजन का इंतजाम करते हैं, भर्ती नहीं हो। और इत्तेफाक से उसको हमने वापस भेजा, उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया है। ग्रेस वो अच्छा खासा है, बीमार तो खैर भी है, ही सर्वाइव, और हम नजीबाबाद से लौटे। ये मैं पुरुष, और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, सामने एक इधर परिवार, इधर बच्चा, और हमने बड़ा बढ़िया सा भाषण भी दिया था कि यार मरना होगा तो हंसते खेलते मर जाना, वैसा वैसा हम लोग के पास है, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे अलग नहीं हैं, सब आपस में पल जाएंगे। तो क्या है, जमीन वमीन हमार भी है, बेच दियो। तो लेकिन जो हमें लग रहा है, एक तो शायद अगर आप नारी नहीं होती तो आप ये नहीं कर पाती, तो उसके बस कर नहीं। एक धरती और नारी, सहन शक्ति क्षमता जो है जितनी नारियों में होती है वो पुरुषों में नहीं हो सकती।
इसीलिए दशा उनका मन में मुझे लगता है ज्यादा मजबूत होता है। लोग कहते हैं कि मन उनका कोमल होता है, लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली उनका मन ज्यादा मजबूत होता नहीं होता। अगर होता है ऐसा तो प्रकृति जो है दर्द सहने का विचार, दर्द Exactly. सहने की क्षमता सृष्टि नारी को आगे नारी बढ़ाने को की देती क्षमता ही नारी को दी गई है भाई। जी। तो इसलिए जो मेरी एक दोहा है, मैंने बेटियों को पुस्तक लिखी है, तो जबकि दुआ तो हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो जननी का कर्तव्य देखे जो प्रभु ने भेजा है, तो नारियां कहीं कहीं से स्पेशल होती है, हमेशा स्पेशल होती है, हमेशा हमसे आगे होती है। आप तो रण क्षेत्र में जाके लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं, और आपकी विधवा पत्नी जौहर कर रही है। तो जौहर करना कहीं युद्ध में लड़ने से ज्यादा मुश्किल काम है। और जौहर क्यों कर रही है? क्योंकि एक समय ऐसा आया था, कभी भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, महाभारत हुआ है इसी देश के अंदर, और कभी भी जौहर की प्रथा नहीं थी। जौहर आया मेडिवल हिस्ट्री में, जब मुसलमान आक्रांत आए तब जौहर आया, क्योंकि वो लाश से भी बलात्कार कर लेते थे, और जब लाश को ही मर जाने पे लाश तो बचेगी, उसकी भी इज्जत नहीं हो पाएगी, इसलिए कि कुछ ना बचे, इसलिए जौहर करने की परंपरा आई। तो नारी शक्ति को आपके माध्यम से मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। और मैं अभी इंटरव्यू के समय भी मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा नॉर्मल हूँ आपके कामों को देख के, और खास तौर से कोविड को याद करके। जिस दिन फेसबुक पे किसी की फोटो छप जाती थी, आज रोज फोटो छपती है, लोग डरते नहीं। सोलो फोटो आती थी तो लगता था कि फोटो आते ही लगता है कि क्या हुआ, स्टोर करके जल्दी से एक बार तो भाग जाते थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी, फिर पलट के आते थे, फिर देखते थे अब वो नहीं है। तो मैडम एक तो एक पक्ष तो आपका है, दूसरा पक्ष ये है कि जो नारी है, आप साधारण नारी तो हो नहीं सकती, तो साधारण नारी नहीं थी, तो सबसे पहले आप क्या बने सोशल वर्क के अलावा? अपने परिवार में बिटिया थी, मजे से अपना 4 भाई बहनों के साथ जैसे बच्चों की लाइफ होती है। मैंने तो सुना है आप मुक्का मारने वाली बिटिया थी। अच्छा जी, मैं राष्ट्रीय स्तर की जूडो की खिलाड़ी रही हूँ, और इसके तहत एक अच्छी चीज मैंने अपने अंदर डाली कि उस हुनर को राष्ट्रीय स्तर तक, चूंकि था मेरे अंदर वो हुनर, तो अपने उस हुनर को मैंने अपने तक नहीं रखा। उसको कोशिश करती हूँ कि पूरे यूपी में अगर मुझे किसी भी स्कूल कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेजेस से, कहीं से भी नीड आती है कि आप आकर के ट्रेनिंग दीजिए, बच्चियों को सिखाइए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दीजिए, आत्म सुरक्षा के गुण सिखाइए, तो मैं जाती हूँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, और उन बच्चियों को पूरा ट्रेन करती हूँ, ताकि न सिर्फ लड़कियां वो मजबूत हो सकें स्वयं के लिए, बल्कि स्वयं के आसपास जितनी महिलाएं हैं या जो भी दीदी लोग हैं, उन लोगों की पूरी खेल को आपने आवश्यकता बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो बेसिक नीड है, इस समय बिल्कुल बेसिक नीड है। आपके चैनल के थ्रू इनफेक्ट मैं कहना भी चाहती हूँ कि जो एजुकेशन में एक नीड से बदलाव की जरूरत है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट योगा को, खेल कूद को और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को जरूर मिलना चाहिए, कम से कम 1 घंटा डेली मिलना चाहिए। मिरेकल होगा, मिरेकल ये होगा जी। और शिक्षा की अगर बात आ रही है स्कूलों में, अगर आप शायद बहुत छोटी हैं, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, एक हम लोग के जमाने में हमारे पूर्वज एक किताब पढ़ाई जाती थी, तो हमारे पूर्वज में हमारे हीरोज जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। और हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग अगर कोई गाना भी गाते थे तो देशभक्ति का होता है। और आज जो है आपको मंचों की जाती होगी, किसी और प्रोग्राम में मिलाएंगे अपनी वर्षा बहन को एज ए कवित्री, तो उस समय जो है बात करेंगे। लेकिन आज जो लिखा जा रहा है, वीर रस की कविताएं और जो बातें हो रही हैं, वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जिनको रणदीप चौकड़ी बर्बाद करके तक बन गया। अरे मजेदार बात बताऊं आपको, 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टियां कर दी जाती हैं स्कूलों में। जी।
बहुत इन चीजों के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। आप ये सोचिए, जब हम बच्चे थे तो वो जो दो, अरे हाँ 2 या 4 जो भी लड्डू मिलते थे, उस लड्डू का भले खाते ना हो लड्डू, लेकिन उस लड्डू का कितना इंतजार रहता था। वो हम लोग 26 जनवरी का यहाँ पे वो फ्लैग बनाना, यहाँ पे फ्लैग बना करके जो जाते थे, उस दिन का जो जोश रहता था वो एक अलग लेवल का जोश रहता था। और अब छुट्टियां कर दी जाती है, जितनी भी ये जयंती होती है, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, इनफैक्ट आप उनके पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उनके लिए उस जयंती की छुट्टी का एकमात्र मतलब होता है आज हम लोगों को आउटिंग के लिए जाना है, आज हमें मूवी देखनी है, आज हम मॉल जाएंगे और खाना बाहर खा के वापस आ जाएंगे। जयंती का एकमात्र ये मतलब रह गया है घरों परिवारों में। स्कूलों में छुट्टी एक वजह से घोषित की गई थी, लेकिन उस वजह को कम से कम घोषित करते समय एक दिन पहले 15 मिनट डिस्क्राइब तो कर दीजिए। पता ही नहीं होती बच्चों को यार छुट्टी, हाँ कोई जयंती है, कोई जयंती है, व्हाट इज दिस, कोई जयंती है। जो है एटलीस्ट आपको पता तो हो, वरना ये जो छुट्टी घोषित करने का जो उनका मकसद था खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया। आपने ये पूर्वजों वाली किताब कही, एक किताब चलती थी चित्र के साथ मॉरल मॉरल हाँ एक मॉरल साइंस, जिसमें चित्र के साथ समझाया जाता था कि सूरज निकलने से पहले, भोर होने से पहले उठना है, दातून डेली करना है, स्नान रोजी करना है, व्यायाम रोज करना है। ये बहुत छोटी सी चीजें मालूम पड़ रही ना, मैं बता रही बहुत छोटी चीजें लग रही है, लेकिन विश्वास जानिए ये हम लोगों की नींव थी। आज भी अगर हम लोग अपने पैरों पे इतने खराब खान पान की वजह बावजूद भी अगर खड़े हैं तो उन मॉरल टीचिंग की वजह से, उस मॉरल टीचिंग की वजह से तो सवेरे, हाँ यही सारी चीजें चलती थी। अभी बच्चे नहाने से दूर भागते हैं, दांतों तो खैर पता नहीं होगा, तो ब्रश भी करना बड़ी दुश्वारी हो जाती है ब्रश करने में। हमने उनको सिखाया नहीं कि सेवा करनी है या पूजा करनी है, बच्चे हर चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये मॉरल टीचिंग की किताब कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये कोई मुझसे पूछे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लास्ट जनरेशन थी जिसने ये किताब पढ़ी होगी, जिसने इसको फॉलो किया। मुझे तो लगा था आपकी भी जनरेशन नहीं पढ़ी होगी, आप लकी हैं। नहीं, मैं लकी हूँ, क्योंकि मैंने इस जनरेशन की डांट भी खाई है और अपने पापा वाले जनरेशन से भी डांट खाई है, मैं उस जनरेशन की हूँ। तो मुझे कई चीजों में बड़ा मलाल है कि बदलाव, ये समझ लीजिए आप, सिरे से बदलाव की जरूरत है। तो मैडम शब्दरंग चैनल की ओर से हम दोनों मिलकर सरकार से अपील करते हैं, कुछ तो पुरानी बात लेके आइए। और मैं पूरे दर्शकों को बोलता हूँ, अगर हमारे पूर्वज किताब आपको कहीं से मिल जाए तो वो किताब आप हमारे चैनल को भिजवाइए। हम एक एक हीरो पे एक एक उसके ऊपर हम एक एक पॉडकास्ट करेंगे, एक एक कार्यक्रम करेंगे जो सरकार नहीं सिखा पा रही है। और आपके चैनल के थ्रू एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ लोगों से, जो आजकल टीवी चैनल्स पर लाइव शोज जो चलते हैं, सिंगिंग और डांसिंग पे पूरा कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि उसमें ग्लैमर है, ठीक है। अब बात आती है कि मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी जीवन को बदलने में। किसी भी बचपन में आप देख लीजिए, बच्चे को सबका जीवन बदल के रख सकता है ये सोशल मीडिया। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप ये सोचिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह के शोज भी लाएं जिसमें साहित्य में रुचि हो, जिसमें कविता पाठ हो, जिसमें इन बुजुर्गों, इन पूर्वजों के बारे में पढ़ाया जाए, सारी चीजें हैं, हिस्ट्री पे, इतिहास पे बात हो, ऐसी चीजों पे बात हो जिन पे अभी बात नहीं हो रही। मैडम खास तौर से मैं टोकना चाहूंगा कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं वो सोशल मीडिया है, उसको सोशल मीडिया कहा जाता है। जो बड़े टीवी चैनल है उनके बहुत सारे आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं, वो शायद ये चीजें नहीं कर पाएंगे। और हम सोशल मतलब सामाजिक मीडिया, तो हम सामाजिक मीडिया है तो हमारी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। और हमें लगता है कि हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है कि हम जो है तमाम सोशल कार्य को एड्रेस करें, तमाम सोशल रिफॉर्म्स को एड्रेस करें, और बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे। आप सामने बैठी उदाहरण है कि आपने एक अच्छा काज के लिए आपने स्टार्ट किया और कितने लोग जुड़ते जाएंगे। तो हम भी आशावान है, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और हम लोग बदलाव लाएंगे।
और पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। अभी एक चीज मैडम आपने जो बेसिक आप कर रही हैं, वहां पे एक चीज का शायद आपको अनुभव होगा, लेकिन आप जब झेल चुके क्रिमिनल केसेस तो शायद आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। एक एनजीओ हम लोग का भी था, तो उसके अंदर जो है सरकार से अनुदान लेना है, तो डीएम साहब से मिलो, कुछ कमिश्नर साहब से मिलो, फिर यहाँ जाएगा प्रदेश से मिलो, तो यहाँ आएगा। तो मान लीजिए 1 रुपया आता है तो उसमें से 80 पैसा बांटना है, अंडर कट देना है, और 30 पैसे में आपको काम करना है, और 30 पैसे में 100 रुपया का हिसाब लिखना है। तो जब आप करेंगे तो शायद आप कर पाएंगे, शायद आप नहीं कर पाएंगे, शायद आप अनुदान ले ही नहीं पाएंगे इस तरह की परिस्थितियों में। लेकिन सरकार के बस का नहीं है कि सोशल काज को एड्रेस कर सके। सरकार जितना कर सकती है शुभकामनाएं रखे, शुभेच्छा रखे, और हमें जो हमारे जैसे वर्षा जी जैसे लोगों को लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। आर्थिक पैसा बहुत है लोगों के पास, किसी सरकारी मदद की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सोशल काज के अंदर अच्छे से लगे हुए हैं, उनका लगन है, लक्ष्य है, और वो कृत संकल्पित है ये करने के लिए, तो जरूर होगा। वर्षा जी का बहुत समय हम लोगों ने लिया। वर्षा जी को मन तो नहीं हो रहा है कि इनसे हम विदा लें, लेकिन वर्षा जी की अपनी है, फिराएंगी, इसलिए अभी फिलहाल शुक्रिया।